क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हो तो वहाँ पॉपकॉर्न का प्राइस नॉर्मल प्राइस से इतना ज्यादा क्यों होता है? दोस्तों इसका एक सिंपल रीजन तो ये है कि पॉपकॉर्न का प्राइस बढ़ाने की जगह अगर ये टिकट का प्राइस बढ़ा देंगे तो लोग सिनेमा देखना आना कम कर देंगे। लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है कि थिएटर्स को अपने टिकट सेल्स का कुछ % पैसा प्रोडक्शन हाउस को भी देना पड़ता है। अगर फिल्म PVR और इनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स में रिलीज हुई है तो इनके फर्स्ट वीक के कलेक्शन का 50% पैसा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लेक्स अपने टिकट सेल से ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे तो ये ज्यादा पैसा कमाने के रास्ते ढूंढते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न के जरिए। दोस्तों पॉपकॉर्न के महंगा होने के पीछे एक और मेन रीजन है। मान लीजिए अगर पॉपकॉर्न को सस्ता बना दिया तो और लोग पॉपकॉर्न को खरीदना चाहेंगे और ज्यादा लंबी लाइन लगेगी और काउंटर्स और स्टाफ मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, थिएटर्स को और खर्चा उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि पॉपकॉर्न को ज्यादा महंगा रखो ताकि कम लोग खरीदें पर कुछ पैसा भी कमाया जा सके। फैक्ट नंबर 2, आप भी चिप्स खाते होंगे और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा तो हवा भरी होती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी जाती है? आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इन चिप्स के पैकेट में चिप्स कम और हवा ज्यादा भरते हैं। हाँ वैसे इसमें इनका प्रॉफिट भी होता है। और दोस्तों चिप्स के पैकेट में नॉर्मल गैस के बजाय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो कि चिप्स को खराब नहीं होने देती और हमेशा फ्रेश रखती है और चिप्स की एक्सपायरी डेट को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे महंगा होटल, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव होटल, जिसमें एक रात ठहरने के लिए आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये होटल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे एक सबमरीन में है। इसका नाम लवर्स डीप लग्जरी सबमरीन होटल है और वेस्ट इंडीज में ये सेंट लूसिया देश के पास है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस होटल में बस एक रात ठहरने के लिए आपको करीब 1.5 करोड़ रुपए देने होंगे। लेकिन जब आप इतना प्राइस पे करते हो तो सिर्फ आपको एक कमरा नहीं मिलता बल्कि पूरी की पूरी सबमरीन ही मिलती है। ये सबमरीन एक लग्जरी सबमरीन है और इसके महंगा होने के पीछे एक कारण यह है कि इस सबमरीन को साउंड प्रूफ बनाया गया है। आमतौर पर सबमरीन में बहुत शोर होता है लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा इसमें 5 स्टार अकोमोडेशन है जिसमें आपको अपने कैप्टन मिलेंगे, एक प्राइवेट शेफ मिलेगा, इसमें आपको स्पीड बोट ट्रांसपोर्ट मिलेंगे और इस होटल की सबसे खास बात यह है कि इस सबमरीन को आप जिस लोकेशन पर ले जाना चाहो ले जा सकते हो। फैक्ट नंबर 4, जापान पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर आपको ट्रैफिक लाइट में ग्रीन लाइट के बजाय ब्लू लाइट मिलेगी। दरअसल दोस्तों इसके पीछे का राज ये है कि जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों कलर को ही ब्लू कलर से जाना जाता है और इन्हीं शब्दों की हेराफेरी के चलते जापानीज लोगों ने इन दोनों कलर्स की लाइट को मिलाकर अपने ट्रैफिक लाइट में डाल दिया जो कि देखने में ज्यादा ब्लू ही लगती है और इसी ग्रीन और ब्लू के कंफ्यूजन के कारण ये लोग तो ग्रीन एप्पल को भी ब्लू एप्पल ही कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हमारे इंडिया में लड़के कुछ इस तरीके के दिखते हैं, वहीं कोरियन लड़के इस तरीके के दिखते हैं। ये लोग इतने चिकने होते हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो इनके कभी दाढ़ी आई ही नहीं हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इन लोगों के दाढ़ी आती नहीं है या ये लोग दाढ़ी रखते नहीं है। दरअसल दोस्तों टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि सिर्फ लड़कों में पाया जाता है। किसी बंदे की दाढ़ी कितनी घनी आएगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके चेहरे के हेयर फॉलिकल्स किस हार्मोन को लेकर कितने सेंसिटिव हैं। हेयर फॉलिकल्स जितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उतनी ही ज्यादा घनी दाढ़ी आती है। अब जो कोरियन लड़के होते हैं उनके हेयर फॉलिकल्स इस हार्मोन को लेकर बहुत ही कम सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए उनके दाढ़ी तो आती है लेकिन बहुत ही हल्की आती है। लेकिन वो इतने चिकने इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो अपना फेस रेगुलरली शेव करते रहते हैं और कोरिया में दाढ़ी रखने वाले लोगों को गंदा और बदसूरत भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों हाथी कितना इंटेलिजेंट और पावरफुल एनिमल है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आपने कभी इन पावरफुल और बड़े एलिफेंट को जंप लगाते हुए नहीं देखा होगा क्योंकि हाथी जंप लगा ही नहीं सकते। लेकिन अब सोचने वाली बात तो यह है कि हाथी हम इंसानों जैसे उछल कूद क्यों नहीं कर पाता, जबकि घोड़े, कुत्ते, बिल्ली इनके भी 4 पैर होते हैं, ये तो ऊंची ऊंची छलांगे लगा लेते हैं। फिर 4 पैर होते हुए भी हाथी क्यों एक छोटी सी भी छलांग नहीं लगा सकता? दरअसल दोस्तों हाथी के पैर इस प्रकार सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं कि अपने भारी भरकम 6 टन के शरीर को आसानी से होल्ड कर पाएं। घोड़े तेज दौड़ते हैं तो वो कुछ समय हवा में ही रहते हैं लेकिन हाथी ऐसा नहीं कर सकते। जब इंफ्रारेड मोशन डिटेक्टर कैमरा से हाथी का रनिंग मोशन देखा गया तो इनके पैर देखने में बाउंसी लग रहे थे लेकिन चारों पैर एक साथ हवा में नहीं उठे। और तो और दोस्तों हाथी ऊंचाई से उतरने के लिए भी कभी आपको जंप करते हुए नहीं दिखेंगे बल्कि वो अपने पिछले पैरों को रगड़ते हुए धीरे धीरे उतरते हुए दिखेंगे। फैक्ट नंबर 7, आपने कई तरह की फार्मिंग यानी खेती के बारे में सुना होगा, जैसे सब्जियों की खेती, फलों की खेती और अनाज की खेती। लेकिन क्या आपने कभी हवा की खेती के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि हवा की खेती यानी एयर फार्मिंग एक तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है। दरअसल दोस्तों सबसे पहले चाइना के बीजिंग में ताजी हवा को बेचने का कॉन्सेप्ट लाया गया था। चाइना के एक व्यक्ति ने कोल्ड ड्रिंक्स वाले कैंस के अंदर फ्रेश एयर को भरा और लोगों को बेचा और लोगों ने उसे खरीदा भी, साथ ही लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। अब इसी आइडिया से इंस्पायर्ड होकर कुछ लोगों ने मजाक मजाक में पहाड़ों और खुली जगहों पर जाकर फ्रेश हवा को भरा और उसे ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया। पहली बार में ही लोगों ने
उसे 80 रुपए में खरीद भी लिया। इससे मोटिवेट होकर उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर साफ और फ्रेश एयर को प्लास्टिक बैग में भरा और वापस से उसे 15 से 20 हजार में बेचना शुरू किया और बहुत ही जल्दी ये ताजी हवा बिक गई। दोस्तों, जिस तरह एयर पोल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है, एयर फार्मिंग एक नया बिजनेस है जिसमें आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और आज के समय में कई लोग कमा भी रहे हैं। आज के समय में फ्रेश एयर का बिजनेस सबसे ज्यादा चाइना में ही चल रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये इंडिया में भी चलने लग जाए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, उत्तराखंड में सी लेवल से करीब 500 मीटर ऊपर एक झील है जिसे द लेक ऑफ स्केलेटन्स कहा जाता है। इस लेक के अंदर डूबे आपको कई सौ इंसानों के स्केलेटन्स मिलेंगे और ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये कौन लोग हैं जो इसके अंदर मरे, कैसे मरे और कहां से आए। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर के द्वारा इस लेक को साल 1941 में डिस्कवर किया गया था और इस लेक को लेकर कई थ्योरीज बताई जाती हैं। पहली थ्योरी के हिसाब से अनुमान लगाया गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोई जापानीज सोल्जर्स का ग्रुप होगा जो यहाँ पर आए और ठंड की वजह से मारे गए। लेकिन जब यहाँ इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये स्केलेटन्स और भी ज्यादा पुराने हैं। एक और थ्योरी कहती है कि यहाँ पर रिचुअल सुसाइड हुआ होगा, लेकिन ये हड्डियां असल में पूरे लेक में फैली हुई हैं, कोई एक जगह पर इकट्ठी नहीं है। फिर साल 2004 में यूरोपियन और इंडियन साइंटिस्ट की एक टीम ने इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग की और पता लगाया कि ये 850 AD की हैं। कुछ खोपड़ियों के पीछे क्रैक्स पाए गए जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके सिर पर किसी चीज से मारा गया था। तो इसको लेकर साइंटिस्ट ने एक और थ्योरी बताई कि हो सकता है कि एक बड़ा हेलस्टॉर्म आया हो और भयंकर ओले गिरे हों जिस वजह से लोगों को इंजरीज हो गई हों और वो सब मर गए। लेकिन अभी हाल ही में एक और नई खोज हुई। रिसेंटली हुई स्टडीज में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि 2 अलग अलग ग्रुप के लोग हैं जिनकी हड्डियां इस लेक में मौजूद हैं और इनके ग्रुप में जेनेटिकली इतना फासला है कि इनकी मौत में 1000 साल का डिफरेंस है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वहाँ कोई हेलस्टॉर्म आया हो और ये सब लोग वहाँ मारे गए हों। साइंटिस्ट की एक लंबी रिसर्च के बाद उनका ये कहना है कि यहाँ पर 2 अलग अलग घटनाएं हुई हैं, वो भी अलग अलग समय में। और गौर करने वाली बात तो यह है कि यहाँ कोई भी हथियार नहीं पाया गया और न ऐसे सबूत मिले जो कि ये साबित करते हो कि यहाँ कोई जंग हुई हो। असली सच तो आज तक कोई नहीं जानता और साइंटिस्ट आज भी इसके रहस्य को जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये सब स्केलेटन्स किसके होंगे, कहां से आए होंगे और आखिर क्या हुआ होगा यहाँ पर? कमेंट करके जरूर बताना।